हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। लाइट चैप्टर का हमारा चल रहा है प्रावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। और इसका हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था, ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें टोटल 4 पार्ट्स आएंगे, ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने दर्पण को कवर किया है, मिरर को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम लोग रिफ्रैक्शन को कवर करेंगे। इस वाले पार्ट 2 में हम लोग रिफ्रैक्शन को कवर करेंगे, अगले वाले पार्ट में हम लोग लेंस को कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे। राइट, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर के पहले पार्ट 1 कंप्लीट कीजिए, उसके बाद पार्ट 2 पे आइए। प्रकाश का अपवर्तन, ये हमारा आज का टॉपिक है। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। आपने देखा था पिछले वाले वीडियो में रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन। परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश दर्पण से आकर के टकराता है, किसी भी परावर्तक पृष्ठ से टकराता है और उसी माध्यम में लौट जाता है। अपवर्तन में क्या होगा, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा। यहां पर माध्यम चेंज होता है, जबकि रिफ्लेक्शन में माध्यम चेंज नहीं होता है। किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो क्या होता है, क्या यह अब भी सरल रेखा में चलता है या अपनी दिशा बदलता है। हम अपने दिन प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को दोहराएंगे। आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी टैंक अथवा ताल या पोखर की तली उठी हुई प्रतीत होती है। मान लीजिए बाल्टी में पानी है, बाल्टी का जो तल होता है आपको उठा हुआ प्रतीत होता है जब आप उसके तल को देखते हो पानी के ऊपर से, तो ठीक है। इसी प्रकार जब कोई मोटा कांच का स्लैब या सिल्ली किसी मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है तो कांच के स्लैब के ऊपर से देखने पर अक्षर उठे हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इन सारे के पीछे कारण होता है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। यहां पर देखो, ये कांच का मोटा स्लैब जो है टेक्स्ट पे रखा हुआ है। अब देखो, ये जो रिफ्रैक्शन है एक्चुअल में ऐसे लिखा हुआ था, जब हमने इसके ऊपर ग्लास स्लैब डाला तो अब ये रिफ्रैक्शन थोड़ा उठा हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब उस टेक्स्ट से इस रिफ्रैक्शन जो लिखा हुआ है, इससे प्रकाश जो है हमारी आंखों में आ रहा है, तो इस ग्लास स्लैब से होते हुए हमारे आंखों में आ रहा है, तो वहां पर रिफ्रैक्शन हो जाता है, जिसके कारण ये उठा हुआ प्रतीत होता है। ऐसे ही बाल्टी में पानी भरा हुआ है, जो तल है ये काफी नीचे है। तल देखो आपको उठा हुआ प्रतीत हो रहा है ना, वास्तव में तल जो है इससे नीचे है, लेकिन हमें ये उठा हुआ दिख रहा है। तल से प्रकाश हमारी आंखों में जब आ रहा है तो जैसे ये पानी से बाहर निकलता है प्रकाश, तो वहां पर रिफ्रैक्शन होता है, जिसके कारण ये तल जो है हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। क्या आपने किसी कांच के बर्तन में रखे पानी में किसी पेंसिल को आंशिक रूप से डूबे देखा है? यह वायु तथा पानी के अंतर पृष्ठ पर, अर्थात पानी की ऊपरी सतह पर टेढ़ी प्रतीत होती है। यहां पर देख लो आप, इधर क्या है, एयर है, ये वाटर है, और एयर और वाटर को अलग करने वाले जो अंतरपृष्ठ है, अंतरपृष्ठ का मतलब क्या हुआ, बाउंड्री, वो बाउंड्री जिसके एक तरफ एयर है दूसरी तरफ वाटर है। यहां पर पेंसिल देखो हमें टेढ़ी प्रतीत हो रही है ना। जो पेंसिल है आपको देखो ये टेढ़ी प्रतीत हो रही है, इसके पीछे कारण भी क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में रखे नींबू साइड से देखने पर, यानी कि पार्श्व से देखने पर वास्तविक साइज से बड़े प्रतीत होते हैं। जैसे देखो ग्लास में पानी है, पानी में नींबू है, नींबू का आकार छोटा रहेगा, लेकिन आप साइड से देखेंगे तो आपको वही नींबू जो है बड़े साइज का दिखेगा। इसके पीछे भी कारण है प्रकाश का अपवर्तन, राइट। इन अनुभवों की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे, तो ये सब जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल के मुरे होने की घटना पर विचार करें। पेंसिल के पानी में डूबे भाग से आपके पास पहुंचने वाला प्रकाश पेंसिल के पानी से बाहर के भाग की तुलना में भिन्न दिशा से आता हुआ प्रतीत होता है। कहा जा रहा है कि जो पेंसिल का भाग पानी में डूबा हुआ है, वहां से जो प्रकाश आपके आंखों पे आ रहा है अलग डायरेक्शन में आ रहा है, और जो भाग पानी के बाहर है वहां से जो प्रकाश आपकी आंखों में आ रहा है वो अलग डायरेक्शन से आ रहा है। इसीलिए इसी कारण पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है।
इसको और अच्छे से समझो। यहां पर ये स्टिक है, ठीक है, मान लो कि यही पेंसिल है, यही पेंसिल है, राइट। अब होता देखो ये है, हमें मालूम है कि हमें कोई वस्तु तभी दिखाई पड़ती है जब उस वस्तु से प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो अगर हमें ये पेंसिल दिख रही है, इसका मतलब है कि पेंसिल से प्रकाश जो है हमारी आंखों में आ रहा है। तो यहां पर देखो दो लाइट रे जो है आपको दिखाई गई है। यहां से एक लाइट रे जो है ऐसे आती है, देखो बहुत सारी लाइट रेज आ रही होंगी, अनंत प्रकाश की किरणें जो है यहां से आ रही होगी। हम दो को चूज करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था, ताकि समझना जो है आसान हो जाए। तो जैसे ही लाइट रे जो है इस बाउंड्री पे, इस इंटरफेस पे, जहां पर ये एयर और वाटर एक दूसरे को अलग कर रहे हैं, जहां पर ये एयर और वाटर एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, इस बाउंड्री पे ये लाइट रे आती है, ये थोड़ी सी बेंड कर जाती है। ये थोड़ी सी क्या करती है कि बेंड कर जाती है, और बेंड होकर के हमारी आंखों तक ये लाइट रेज आती है। अब इस लाइट रे को हम थोड़ा क्या करेंगे, पीछे की ओर खींचेंगे, पीछे की ओर खींचेंगे, और जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काट दें, हमारी आंख को लगता है कि वहीं से लाइट आ रही है। वास्तव में लाइट यहां से आ रही है, लेकिन हमारी आंखों को क्या लगा कि लाइट यहां से आ रही है। इसीलिए हमारी जो आंखें होती है वो पेंसिल को यहां पर देखती है, पेंसिल को यहां पर देखती है। तो पेंसिल को अगर यहां पर देख रही है, इसका मतलब है कि आंख को जो पेंसिल है वो यहां पर ऐसे मुड़ी हुई दिखेगी, तभी तो यहां पर आंख जो हमारी पेंसिल को देख पाएगी। अगर यहां पर वो देखेगी तो पेंसिल को ऐसे टेढ़ा होना पड़ेगा, वास्तव में टेढ़ा नहीं होता है, ये हमारी आंखों का धोखा होता है, ठीक। तो इसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये जो यहां पर लाइट जो है ऐसे बेंड कर गया ना, इसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जब रिफ्रैक्शन होगा उस समय लाइट रे जो है सच में बेंड जो है वो करेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। बेंड कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो जरूर होती है, जैसे स्पीड में बदलाव हो जाता है। पानी के भीतर प्रकाश की चाल कुछ और होगी, जैसे एयर में ये प्रकाश जो है आता है, इसकी चाल बदल जाएगी। ये निश्चित रूप से होनी ही होनी है, लेकिन डायरेक्शन में चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक। इसलिए कहा जाता है कि जब आप पेंसिल को देखें थोड़ा साइड से देखें, तभी आपको अच्छे से जो पेंसिल वो मुड़ी हुई प्रतीत होगी। और इन्हीं कारणों से जब अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रखकर देखते हैं तो वह उठे हुए प्रतीत होते हैं। यहां भी सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है। ये जो रिफ्रैक्शन लिखा हुआ है ये आपको इसीलिए दिख रहा है क्योंकि यहां से प्रकाश आपकी आंखों में आ रहा है। जब प्रकाश इस ग्लास स्लैब, ये ग्लास है, इस ग्लास स्लैब के बाद एयर में प्रकाश जब आता है तो वो बेंड होकर के हमारी आंखों पे आता है। इससे हमारी आंखों को धोखा होता है और उसे लगता है कि जो रिफ्रैक्शन है ये थोड़ा सा उठा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है टेक्स्ट ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। ग्लास स्लैब से एयर में, ग्लास स्लैब से एयर में, जैसे ही ग्लास स्लैब को छोड़ करके एयर में प्रकाश आता है वैसे वो बेंड कर जाता है और बेंड होकर के हमारी आंखों में आता है, ठीक है। अपने डायरेक्शन को चेंज करते हुए आता है, जिससे हमारी आंखों को ये धोखा, हमारी आंखों के साथ ये धोखा होता है। हमारी आंखों को लगता है कि रिफ्रैक्शन जो है ये थोड़ा सा, रिफ्रैक्शन जो भी लिखा हुआ है ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। यदि अब पानी के स्थान पर हम कोई अन्य द्रव जैसे किरोसिन या तारपीन का तेल प्रयोग करें, क्या तब भी पेंसिल उतनी ही मुड़ी हुई दिखेगी? नहीं, उतनी ही मुड़ी हुई नहीं दिखेगी, ठीक है। क्योंकि जो बेंडिंग होता है ना, लाइट की जो बेंडिंग है या फिर बोल दो लाइट की जो स्पीड है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, इस कारण से उतनी ही मुड़ी हुई नहीं दिखेगी। यदि हम कांच के स्लैब को पारदर्शी प्लास्टिक के स्लैब से प्रतिस्थापित कर दें, क्या तब भी अक्षर उसी ऊंचाई तक उठे प्रतीत होंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। माध्यम बदलोगे तो ये सब जो है बदल जाने वाली है। आप देखेंगे कि अलग अलग माध्यमों के युग्मों के लिए इन प्रभावों का विस्तार अलग अलग है। ये प्रेक्षण सूचित करते हैं कि प्रकाश सभी माध्यमों में एक ही दिशा में गमन नहीं करता। ऐसा प्रतीत होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है, तिरछा होकर जाता है, तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को विस्तार से कुछ क्रियाकलाप करके समझें। देखो कहा गया है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है, तिरछा होकर के जाता है, तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण यानी चलने की दिशा परिवर्तित हो जाती है, तिरछा होकर के जाए तब। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो जरूरी नहीं है कि आपको बेंडिंग दिखे, है ना, मतलब जो लाइट है अपने डायरेक्शन को चेंज कर दे, जरूरी नहीं है, लेकिन
कुछ चीज़ें हैं जो होने वाली है, जैसे कि तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन हो जाता है और चाल में परिवर्तन हो जाता है। रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन जो बेंडिंग है वो जरूरी नहीं है कि हो। कब होगा? जब तिरछा होकर के जाता है। जैसे मान लीजिए यहां पर कि हमने लाइट को ऐसे तिरछा भेजा। अगर हम ऐसे तिरछा भेजते हैं तो बेंडिंग आपको दिख सकती है, ऐसे दिखेगी बेंडिंग। लेकिन अगर मान लो हम ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर भेजते हैं, ये मान लीजिए कि माध्यम, ये मान लो कि एयर है, ठीक है, और ये मान लीजिए कि वाटर है। मैंने अलग अलग माध्यम ले लिया है, ठीक है। तो यहां पर लाइट को हमने तिरछा भेजा है तो आपको देखो बेंडिंग दिख रहा है। यहां पर देखो हमने 90 डिग्री के एंगल पर लाइट रे को भेजा है तो यहां पर बेंडिंग आपको नहीं दिख रहा है। दोनों केस में रिफ्रैक्शन हो रहा है। वाटर में अगर हम लाइट की स्पीड की बात करते हैं तो जल में लाइट की स्पीड जो है वो कम है, एयर में ज़्यादा है। दोनों ही केस में जो प्रकाश की चाल है वो बदल गई है, ठीक है। और अपवर्तन के पीछे कारण है प्रकाश के चाल में परिवर्तन। वेवलेंथ भी, प्रकाश का जो वेवलेंथ है, जो प्रकाश की वेवलेंथ है वो भी अब बदल गई है। लेकिन इस वाले में आपको बेंडिंग दिख रहा है, लाइट ने अपने चलने के डायरेक्शन को चेंज किया है इस वाले में, क्योंकि तिरछा होकर के प्रकाश गया है। लेकिन इस वाले में नहीं, क्योंकि तिरछा होकर प्रकाश नहीं गया है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि रिफ्रैक्शन में लाइट अपने पाथ को चेंज करे ही करे, ठीक है। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन स्पीड जो है बदल जाने वाली है। जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो जो तरंग दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ जो होती है वो चेंज हो जाती है, बदल जाती है। जो स्पीड, लाइट की जो स्पीड होती है वो भी चेंज कर जाती है। समझे आप? आपसे कभी कोई पूछा जाता है क्या फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। जो फ्रीक्वेंसी है ये लाइट की नहीं बदलती है ना। जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं बदलती है। एक्टिविटी 10.7, इस परिघटना को विस्तार से कुछ क्रियाकलाप करके समझे। तो क्रियाकलाप 10.7, पानी से भरी एक बाल्टी की तली पर एक सिक्का रखिए। पानी से भरी बाल्टी इसके तली पर एक सिक्का को रखना है। इसके तली पर एक सिक्का को रखना है। अपनी आंख को पानी के ऊपर किसी पार्श्व में रखकर सिक्के को एक बार में उठाने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सिक्का उठाने में सफल हो पाते हैं? क्या करना है? आपको पानी के ऊपर से सिक्के को देखना है। अपनी आंख को पानी के ऊपर किसी पार्श्व में रखें, यानी कि साइड में रख करके, है ना। पानी के ऊपर जो है, मान लीजिए ये बाल्टी है तो ऐसे हम देखेंगे, थोड़ा साइड में ऐसे हम देखेंगे, पानी के ऊपर आंख रख करके, और सिक्के को उठाने की कोशिश करेंगे एक बार में। इस क्रियाकलाप को दोहराइए। आप इसे एक बार में करने में क्यों सफल नहीं हो पाए थे, है ना। आप सिक्के को उठाने जाएंगे, आपको सिक्का जहां पर दिख रहा है वास्तव में वहां पर वो नहीं होगा। तो आप सिक्का को एक बार में उठा ले, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है आप इसे एक बार में करने में क्यों सफल नहीं हो पाए थे? क्योंकि सिक्का हमारी आंखों के साथ धोखा हुआ। सिक्का जहां पर हमें दिख रहा था वास्तव में वो सिक्का वहां पर था ही नहीं, ठीक है। वास्तव में सिक्का आपको थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखेगा, लेकिन सिक्का तो नीचे है, ठीक है। वास्तव में सिक्का आपको जो है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा, लेकिन सिक्का वास्तव में क्या है? नीचे है। जैसे अभी आपने देखा था यहाँ पर, ये मान लो इस पे एक सिक्का भी है, तो तल उठा हुआ है, तल के साथ सिक्का भी उठा हुआ है। आपको लगेगा सिक्का यार ये तो ऊपर है, लेकिन जब आप जाएंगे पकड़ने के लिए तो आप सिक्का को नहीं उठा पाएंगे, आपको हाथ जो है और नीचे लेकर के जाना पड़ेगा। अपने मित्र से इसे करने के लिए कहिए, उनके साथ अपने अनुभव की तुलना कीजिए, है ना। तो अपवर्तन के कारण होता है। यहां से प्रकाश जो है जब प्रकाश ऐसे यहां बाउंड्री पे पहुंचा और प्रकाश जो है वायु में गया, तब ये बेंड होकर के आपकी आंखों पे गया। हमारी आंखों को लगा कि भाई सिक्का तो यहाँ है, ठीक है, सिक्का तो यहाँ है। आप यहाँ पर हाथ जाएंगे यहाँ पर हाथ लाएंगे सिक्के को उठाने के लिए, लेकिन वास्तव में सिक्का तो यहाँ है, तो आप एक बार में नहीं उठा पाएंगे। आगे देखते हैं। किसी मेज पर एक बड़ा उथला कटोरा रखकर उसकी तली में एक सिक्का रखिए। कटोरे से धीरे धीरे दूर हटिए। जब सिक्का ठीक दिखाई देना बंद हो जाए तो रुक जाइए।
बोला एक टेबल लीजिए, टेबल पर जो है एक बड़ा उथला कटोरा रख करके आपको क्या करना है, एक कटोरा लेना है। इस कटोरे की तली में एक सिक्का डाल दीजिए। आपको क्या करना है कि सिक्के को देखना है और फिर अपनी नजरे को, जैसे मान लीजिए ये कटोरा है, ये कटोरा है, मान लीजिए ये कटोरा है, इस पे सिक्का है, तो हम क्या करेंगे, अपनी आंखों को दूर लेकर के जाएंगे, तब तक लेकर के जाएंगे जब तक ये सिक्का दिखना बंद ना हो जाए। इमेजिन करके देखो ना कि आपके पास कटोरा है, उसमें सिक्का है, सिक्का को अभी आप देख पा रहे हो, लेकिन जैसे आप आंख को दूर लेकर के जाएंगे इससे, तो ये सिक्का दिखना जो है ये बंद हो जाएगा। तो कटोरे से धीरे धीरे दूर हटिए, जब सिक्का ठीक दिखाई देना बंद हो जाए तो रुक जाइए, एकदम से पीछे मत चले जाना, है ना, पता चला कि बहुत पीछे चले गए। जैसे ही सिक्का दिखना बंद हो जाए आपको रुक जाना है। अब अपने मित्र से सिक्के को विशुद्ध किए बगैर, बिना डिस्टर्ब किए सिक्के को कटोरे में पानी डालने को कहिए। अपनी स्थिति से सिक्के को देखते रहिए, क्या सिक्का उसी स्थिति से पुनः दिखाई देने लगता है, यह कैसे संभव हो पाता है। तो आपको सिक्का जो है दिखने लगेगा जैसे पानी डालेगा, तो कारण वही है कि इसमें पानी जैसे डाला गया, पहले क्या था, जब पानी नहीं था तो यहां से सिक्के से प्रकाश चारों दिशा में, सिक्के से प्रकाश चारों दिशा में जा रहा था। लेकिन मान लीजिए कि आपकी आंखें यहां पर थी, आपकी आंखें जो थी वो यहां पर थी, तो भाई प्रकाश जो सिक्के से अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, उसमें से कोई भी प्रकाश किरण जो है आपकी आंखों में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। लेकिन जैसे ही आपने पानी डाला तो क्या खेल हो गया भाई, जैसे ही आपने पानी डाला तो प्रकाश का हो गया अपवर्तन। ठीक है, मान लो कि ये इंटरफेस है, तो जैसे ही पानी आपने डाला, अब लाइट रे ऐसे ना जा करके बेंड होकर के ऐसे आपकी आंखों पे चलेगी। ठीक है, तो आपकी आंखों के साथ हो गया धोखा, आपको लगा कि सिक्का यहां है और सिक्का जो है आपको दिखने लगेगा। समझ में आया आपको। जब तक पानी नहीं था लाइट रे आराम से निकल रही थी भाई यहां से, जैसे ही पानी डाला अब बाउंड्री पे क्या हुआ, लाइट रे का बेंडिंग हो गया और बेंड होकर के आपकी आंखों में ये लाइट रे चली जाती है। कटोरे में पानी डालने पर सिक्का फिर से दिखलाई देने लगता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इसको ठीक ऊपर बना लेते हैं, इसके ठीक ऊपर यहां पर बना लेते हैं। यहां भी ठीक ऊपर बना लेते हैं। वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। तो अपवर्तन के कारण जो है बड़ी ही मजेदार घटनाएं होती है, जिसके ऊपर आपके एग्जाम में सवाल जो है पूछे जाते हैं। अब आइए कुछ और एक्टिविटी को देखते हैं। 10.9 एक्टिविटी 10.9, मेज पर रखे एक सफेद कागज की शीट पर एक मोटी सीधी रेखा खींचिए। इस रेखा के ऊपर एक कांच का स्लैब इस प्रकार रखिए कि इसकी एक कोर इस रेखा से कोई कोण बनाए। स्लैब के नीचे आए रेखा के भाग को पार्श्व से देखिए। आप क्या देखते हैं, क्या कांच के स्लैब के नीचे की रेखा कोरों के पास मुड़ी हुई प्रतीत होती है। आपसे कहा जा रहा है कि एक सफेद कागज शीट लीजिए और एक मोटी सीधी रेखा खींच लीजिए। फिर ऐसे कांच का स्लैब जो है आपको लेना है और ऐसे रखना है आपको कि जो स्लैब का एक कोर है वो रेखा से कोई एंगल पे हो। और फिर देखो यहां पर कहा गया है कि अब कांच के स्लैब को इस प्रकार रखिए कि यह रेखा के अभिलंबवत हो। तो हमने क्या किया भाई, हमने दो रेखाएं खींच ली, है ना, ऐसे दो रेखाएं खींच ली, एक ऐसे तिरछा और एक ऐसे लंबवत, और कांच के स्लैब को जो है ऐसे डाल दिया। तो पहली बार में हमें कहा गया है कि किसी एंगल पर रखिए, तो हमने देखो एक एंगल बना लिया कांच के स्लैब के साथ, इस वाले लाइन के साथ, और इस वाले लाइन के साथ क्या है, ये अभिलंबवत है ना। तो हम कांच के स्लैब को एक ही पोजीशन में रखते हैं। रेखाएं हम लोगों ने दो खींच ली है, एक जो किसी एंगल पर है और दूसरा जो अभिलंबवत है। या फिर हम क्या करते हैं कि पहले स्थिति में कांच के स्लैब को एक एंगल पर डालते हैं और फिर उसको घुमा करके अभिलंबवत कर देते हैं। तो आप या एक रेखा से काम चला सकते हो स्लैब को घुमा करके, या फिर क्या करो, दो अलग अलग रेखाएं खींच लो आप, जो एक इस स्लैब के अभिलंबवत हो और दूसरा जो किसी एंगल पर हो। तो देखो क्या कहा गया, स्लैब के नीचे आय रेखा के भाग को पार्श्व से देखिए। आप क्या देखते हैं, तो
तो अगर आप साइड से देखेंगे तो आप साफ तौर पर देख पा रहे हो कि ये लाइट रे जो है भाई ऐसे सीधे निकलनी चाहिए थी, लेकिन यहां से आपको दिख रही है, तो ये बेंड हो चुकी है। अब साइड से देखते तो आपको बेंडिंग जो है साफ साफ दिखाई पड़ता। क्या कांच के स्लैब के नीचे की रेखा कोरों के पास मुड़ी हुई प्रतीत होती है? बिल्कुल, यहां पर देखेंगे आप तो कोरों पर मुड़ी हुई प्रतीत आपको होगी, जैसे पेंसिल मुड़ी प्रतीत होती है ना, ठीक वैसे ही। अब कांच के स्लैब को इस प्रकार रखिए कि यह रेखा के अभिलंबित हो, यानी अब आपको इस वाले लाइन को देखना है ना, इस वाले लाइन को देखना है। यहां पर देखो ये लाइन जो है इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, लेकिन अब देखो ये लाइन जो है यहां पर आपको दिखाई दे रही है। अब आप क्या देखते हैं, क्या कांच के स्लैब के नीचे रखा रेखा का भाग मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? बिल्कुल मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। देखो ये लाइन ऐसे ऐसे है, लेकिन वास्तव में ये आपको ऐसे दिखाई दे रही है, यहां पर दिखाई दे रही है, तो ये बिल्कुल मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। अगर आप कोण देख पाते हैं, जो कोण है इस साइड का देख पाते तो आपको साफ साफ बेंडिंग जो है दिखाई पड़ता। रेखा को कांच के स्लैब के ऊपर देखिए, क्या स्लैब के नीचे रेखा का भाग उठा हुआ प्रतीत होता है? ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल उठा हुआ प्रतीत तो हो ही रहा है ना। ये देखो ये रेखा भी थोड़ी सी उठी हुई है, ये रेखा भी थोड़ी सी उठी हुई है, दोनों रेखाएं थोड़ी सी उठी हुई है, कारण वही है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। यहां पर आप देखो ये ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, आयताकार ग्लास स्लैब है, ठीक है, आयताकार ग्लास स्लैब है। यहां पर देखो तो प्रकाश किरण जो है ऐसे भेजा गया है, प्रकाश को ऐसे भेजा गया है। अब यहां पर देखो प्रकाश ने अपनी दिशा को बदल लिया और एक बार यहां पर अपनी दिशा को बदल लिया, है ना। एक बार यहां पर अपनी दिशा को बदलता है, जैसे मान लो कि ए बी सी डी मैंने नाम दे दिया, तो एक बार ए बी ए डी जो फेस है यहां पर अपने डायरेक्शन को चेंज किया है और एक बार यहां पर बी सी पर अपने डायरेक्शन को चेंज किया है। अच्छा, ये आपतित किरण है और ये आपतन बिंदु है। हम क्या करते हैं, यहां पर एक अभिलंब खींच लेते हैं, एक अभिलंब खींच लेते हैं। ये हमने एक अभिलंब खींच लिया, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, अभिलंब है। तो आपतित किरण, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, आपतित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। इसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं। अभिलंब और ये क्या है? अपवर्तित किरण है ना, परावर्तित नहीं, अपवर्तित किरण है, तो इसे हम लोग अपवर्तन कोण बोलते हैं। इसे हम लोग आर से डिनोट करेंगे। अच्छा, यहां पर आओ, इस वाले इंटरफेस के लिए ये आपतित किरण है, तो हम यहां पर भी क्या करेंगे, एक आपतन बिंदु यहां पर हमको मिलेगा। यहां पर आपतन बिंदु पर हम लोगों ने एक अभिलंब खींचा था, यहां पर भी हम लोग क्या करें, आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचते हैं। यहां पर जब हम आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचेंगे तो देखो इस वाले फेस के लिए ये आपतन कोण हो जाएगा, जो कि इसी के बराबर होगा। ये देखो ये अभिलंब और ये एक तिर्यक रेखा है ना, ये तिर्यक रेखा है, हम लोग पढ़ते हैं ये अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, ये पैरेलल लाइन, ये तिर्यक और ये अल्टरनेट एंगल, तो ये इसके बराबर है। यहां पर देखो इस वाले फेस के लिए ये क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, अपवर्तन कोण है, लेकिन हम लोग इसको बोलते हैं इमर्जेंट एंगल, यानी कि निर्गत कोण। इसे हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि ये कुछ ऐसा अपवर्तन नहीं होता, तो ये जो प्रकाश किरण है वो कैसे जाने वाली थी, वो ये जो है आराम से ऐसे प्रकाश किरण निकल जाती। कायदे से देखा जाए तो यही होती, लेकिन ग्लास क्या है, एक अलग माध्यम है। प्रकाश अगर ग्लास में चला गया तो एक अलग माध्यम में चला गया। इधर क्या है, एयर है, ये क्या है, ग्लास है, फिर क्या है, एयर है। तो एयर से ग्लास में जब प्रकाश जाता है तो बेंड हो गया, फिर ग्लास से एयर में जाता है तो बेंड हो गया, लेकिन दोनों के बेंडिंग में, दोनों जगह के बेंडिंग में अंतर है। अंतर देखो कैसे है, जब एयर से ग्लास में गया तो अभिलंब की ओर मुड़ गया, ये हमारा अभिलंब है, ये देखो अभिलंब की ओर मुड़ गया, है ना, अभिलंब की ओर मुड़ गया। लेकिन जब ग्लास से एयर में प्रकाश गया तो अभिलंब से दूर भागा, अभिलंब से दूर भागा। ये ऐसे निकलना चाहिए था, ऐसे निकलना चाहिए था, इस डायरेक्शन में निकलना चाहिए था, लेकिन देखो अभिलंब से दूर भागा।
यहां अगर ऐसे ये प्रकाश निकल जाता तो अभिलंब के पास होता, लेकिन क्या हुआ कि इधर की ओर बेंड कर गया, इधर की ओर बेंड कर गया तो अभिलंब से दूर भाग गया। इस वाले केस में देखो क्या हुआ, इस वाले केस में ऐसे अगर निकलता तो अभिलंब से दूर होता है, लेकिन अभिलंब की ओर बेंड कर गया, तो इधर जो बेंडिंग हुआ अभिलंब की ओर हो गया और इधर जो बेंडिंग हुआ अभिलंब से दूर हुआ। देखा ये गया यहां पर कि ये जो I है और ये जो E है, यानी आपतन कोण और निर्गत कोण, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर प्रकाश किरण जितने कोण से अभिलंब की ओर झुका था, यहां पर प्रकाश किरण उतने ही कोण से अभिलंब से दूर हो गया। यानी जो बेंडिंग हुआ वो तो समान हुआ, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में हुआ। जितने एंगल के साथ यहां पर बेंडिंग हुआ, जितने एंगल के साथ यहां पर बेंडिंग हुआ, उतने ही एंगल के साथ यहां पर भी बेंडिंग हुआ। जितने एंगल के साथ यहां पर बेंडिंग हुआ, उतने ही एंगल के साथ यहां पर भी बेंडिंग हुआ, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में हुआ। यहां पर जो है अभिलंब की और यहां पर जो है अभिलंब से दूर बेंडिंग हुआ है। ये जो इंसिडेंट रे है, अगर हम इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं तो देखा गया कि ये जो इमर्जेंट रे है, इसे हम लोग निर्गत किरण बोलते हैं। निर्गत किरण यानी कि इमर्जेंट रे, निर्गत किरण बोलते हैं। और ये हमारा आपतित किरण है, ये हमारा आपतित किरण है। ये निर्गत किरण और आपतित किरण एक दूसरे के समानांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और इनके बीच की दूरी को हम लोग पार्श्व विस्थापन बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, पार्श्व विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, पार्श्व विस्थापन बोलते हैं। अब जो मैंने आपको समझाया वही चीज जो है यहां पर आपको समझाया गया है। आप नोट करेंगे कि प्रकाश किरण ने अपनी दिशा बिंदु O तथा O' पर परिवर्तित की है। यहां पर एक एक्टिविटी था जो मैंने हटा दिया है, नहीं लिया है क्योंकि जरूरी नहीं है। यहां पर देखो कांच का स्लैब है, ठीक ऐसा ही स्लैब है, 2D में आपको दिखाया गया है। यहां पर एयर है, ये ग्लास है, यहां पर एयर है। लाइट रे प्रकाश किरण जो है जब वायु से कांच में आती है तो ये जो O है यहां पर अपनी दिशा को परिवर्तित करती है, और फिर कांच से वायु में जाती है तो ये O' है, यहां पर अपनी दिशा को परिवर्तित करती है। ये आपतन बिंदु है जिस पर एक अभिलंब खींचा गया है NN', राइट। नोट कीजिए दोनों बिंदु O तथा O' दोनों पारदर्शी माध्यम को अलग करने वाले पृष्ठों पर स्थित है। कहा जा रहा है कि ये जो O' है कहां पर स्थित है, जहां पर वायु और कांच एक दूसरे से अलग होते हैं। ये O' कहां पर है, वायु और कांच जहां पर एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। तो आपसे ये चीज कहा जा रहा है कि डायरेक्शन में जो चेंज है, प्रकाश किरण जो अपनी दिशा को बदल रही है वो कहां पर बदल रही है, जहां पर माध्यम अलग होते हैं उस पृष्ठ पर अपनी दिशा को बदलते हैं, जहां पर माध्यम बदल जाते हैं। ठीक है, माध्यम बदल जाते हैं। दोनों पारदर्शी माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर स्थित है वो पॉइंट जहां पर लाइट अपने डायरेक्शन को चेंज कर रही है। अब देखो AB के बिंदु O पर एक अभिलंब NN' खींचा गया है और दूसरा अभिलंब CD, ये जो CD है यहाँ पर जो O' है यही आपतन बिंदु है, यहाँ पर जो है MM' अभिलंब खींचा गया है। बिंदु O पर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में अर्थात वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। किसी भी माध्यम के साथ वायु आ जाए तो वायु विरल माध्यम हो जाएगा। वायु हमेशा विरल माध्यम होगा, याद रखना आप। और वायु के साथ जो भी माध्यम होगा सघन माध्यम होगा। वायु के साथ जो भी माध्यम होगा सघन माध्यम होगा, वायु हमेशा ही विरल माध्यम होगा। ठीक, तो कहा जा रहा है बिंदु O पर, इस बिंदु O पर किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में यानी कि वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। नोट कीजिए कि प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर मान लो नहीं झुकती तो ये जो प्रकाश किरण है EF, ये सीधे ऐसे जो डॉटेड लाइन आपको दिखाया गया है इस वाले डायरेक्शन में चली जाती। लेकिन क्या हुआ कि माध्यम में परिवर्तन हुआ, तो देखो प्रकाश किरण जो है झुक गई, इतने से झुक गई, इस एंगल से झुक गई, है ना, इतने से जो है बेंड कर गई, अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक, O' पर प्रकाश किरण ने कांच से वायु में अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश किया। अब O' पर आओ, O' पर देखो फिर से माध्यम में परिवर्तन हो रहा है। अब प्रकाश किरण जो है कांच से वायु में जा रही है,
तो फिर से देखो यहाँ पर ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए था, अगर मान लो ये अपने डायरेक्शन को चेंज, प्रकाश जो है प्रकाश किरण नहीं करती तो ये कुछ ऐसे निकल जाती इस डायरेक्शन में, लेकिन क्या हुआ कि ये अपने डायरेक्शन को थोड़ा चेंज कर लेती है, इतने से जो है डायरेक्शन अपना चेंज कर ली। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो mm डैश है उससे प्रकाश किरण जो है दूर चली गई है। देखो ना यहाँ पर, अगर मान लो कि डायरेक्शन को चेंज ये नहीं करती इस वाले इंटरफेस पे, तो लाइट रे जो है इस वाले डायरेक्शन से होकर के जाती, तब ये अभिलंब के पास होती, लेकिन अब जो है यहाँ से जा रही है GH जो आपको दिखाया गया है, यानी कि अब अभिलंब से दूर चली गई है। तो विरल से सघन में जब प्रकाश किरण आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, तो दूर मुड़ जाती है। देखो, दोनों अपवर्तक सतहों AB तथा CD पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के मानों की तुलना कीजिए। बोला है कि AB और CD दोनों पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण के मानों की तुलना कीजिए। अब यहां पर देखो, ये अपवर्तन कोण है इस AB के लिए, इस AB के लिए हम बात करते हैं। ये I1 जो है अपवर्तन कोण है, सॉरी जो I1 है वो आपतन कोण है, और ये जो R1 है ये अपवर्तन कोण है। अब बताओ ये I1 बड़ा, ये R1 बड़ा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, ये I1 जो है ये बड़ा हो जाएगा R1 से, I1 जो है R1 से बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो जो ये लाइट रे है अभिलंब की ओर झुक गई है। अगर ये अभिलंब की ओर नहीं झुकती तो ये एंगल बनता, जो कि बड़ा एंगल होता है, I1 के बराबर होता है, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक गई है तो अब ये एंगल छोटा हो चुका है, तो जो आपतन कोण है अपवर्तन कोण से बड़ा है। अब हम CD पर बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं। इस वाले इंटरफेस के लिए जो आपतन कोण हो जाएगा वो I2 हो जाएगा, और अपवर्तन कोण जो है ये R2 हो जाएगा, राइट। अब यहां पर देखो, ये I2 है और ये R2 है। अभिलंब से ये प्रकाश किरण जो है दूर हट गई है, अगर नहीं हटती तो ये एंगल बनता, और तब ये I2 के बराबर होता है। क्योंकि अब जो है अभिलंब से जो है ये दूर हट गई है तो ये R2 जो है ज्यादा हो जाएगा। तो CD इंटरफेस पर जो अपवर्तन कोण है वो बड़ा है आपतन कोण से, और AB इंटरफेस पर जो आपतन कोण है वो बड़ा है अपवर्तन कोण से, राइट। और ये जो R2 है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, निर्गत कोण बोलते हैं, है ना। ये जो R2 है इसे हम लोग निर्गत कोण बोलते हैं, जो कि I1 के बराबर ही होता है, I1 के बराबर ये R2 होता है, ठीक। ये आप याद रख लेना कि आपतन कोण जो है निर्गत कोण के बराबर होता है। कुछ पॉइंट्स हैं जो आप यहां पर याद रख सकते हो, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप यहां पर याद रख सकते हो। आपतन कोण जो है निर्गत कोण के, आपतन कोण जो है निर्गत कोण के समानांतर होगा। ये जो R2 है इसी को हम लोग E से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होगा। आपतित किरण और ये जो निर्गत किरण है इसे हम लोग निर्गत किरण बोलते हैं। इस वाले इंटरफेस पे जो अपवर्तित किरण है इसे हम लोग निर्गत किरण बोलेंगे। आपतित किरण और निर्गत किरण ये दोनों आपस में समानांतर होंगे। आपतित किरण और निर्गत किरण ये दोनों आपस में समानांतर होंगे, पैरेलल होंगे। इनके बीच की लंबवत दूरी को पार्श्व विस्थापन बोलेंगे। ये निर्गत किरण और ये आपतन कोण जो है, ये निर्गत कोण और आपतन कोण जो है आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये कि आपतन कोण बराबर हो जाएगा निर्गत कोण का। निर्गत कोण ये इस वाले इंटरफेस पर जो अपवर्तन कोण है इसी की बात की जा रही है। उसके बाद जो आपतित किरण है, जो आपतित किरण है वो समानांतर है निर्गत किरण के, और इसके बीच की दूरी को हम लोग, दोनों समानांतर किरणों के बीच की दूरी को हम लोग, लंबवत दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व विस्थापन बोलते हैं, जो मैंने आपको यहां पर बताया। इस वाले चित्र में आपसे कहा जा रहा है सतह AB पर एक किरण EP तिरछी आपतित है। सतह AB पर EF जो है तिरछी आपतित है, जिसे आपतित किरण कहते हैं। ये आपतित किरण है। OO' अपवर्तित किरण है। ये OO' इस पिक्चर में देखिए, ये अपवर्तित किरण है जो इस वाले इंटरफेस से अपवर्तित हुई है। अपवर्तन के बाद ये किरण जो है आई है। O' निर्गत किरण है। ये जो O' है ये क्या है, निर्गत किरण है। आप देख सकते हैं कि निर्गत किरण
आपतित किरण की दिशा के समांतर है। यही चीज मैंने आपसे कहा यहां पर कि आपतित किरण निर्गत किरण के समानांतर है ना। ये जो OH डैश है, ये जो EF है, EF आपतित किरण जो है, ये पैरेलल है किसके? O डैश H के, O डैश H के। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, देखो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण यह है। देखो, आयताकार कांच के स्लैब के विपरीत फलकों AB जहां पर वायु कांच अलग हो रहे हैं, तथा CD जहां पर कांच वायु अलग हो रहे हैं, पर प्रकाश किरण के मुड़ने का परिमाण समान तथा विपरीत है। यानी कि जितने एंगल से लाइट जो है, लाइट रे यहां पर बेंड करती है, उतने ही एंगल से जो लाइट रे है वो यहां पर बेंड करती है, लेकिन विपरीत दिशा में। इधर देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर लाइट रे बेंड करती है, तो इधर जो है यहां पर जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड करती है ना। मान लो 30 डिग्री इधर की ओर बेंड करती है, तो 30 डिग्री जो है आगे चलकर इधर की ओर बेंड करती है। तो मुड़ने का एंगल जो है वो एक समान होता है, लेकिन डायरेक्शन अलग होता है। इसी कारण से निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर निकलती है ना। जितने डिग्री से यहां पर लाइट रे बेंड की है, उतने ही डिग्री से अगर हम यहां पर इसको ऐसे खींचें, लाइट रे अगर बेंड ना करती तो ऐसे निकल जाती, उतने ही डिग्री से लाइट रे जो है यहां पर बेंड की है। समझ में आया आपको? इसीलिए निर्गत किरण जो है आपतित किरण के समानांतर निकलती है। तो ये आप याद रखेंगे, दोनों फलकों पर लाइट जो बेंड करती है, लाइट जो बेंड करती है समान एंगल से करती है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में करती है। तथापि प्रकाश किरण में थोड़ा सा पार्श्विक विस्थापन होता है। यदि प्रकाश किरण दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित हो तब क्या होगा, स्वयं करके ज्ञात कीजिए। ये पार्श्विक विस्थापन यानी कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच की ये जो निर्गत किरण है ना, ये जो निर्गत किरण है, मैंने यहां पर EH लिख दिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, EF लिख दिया, यहां पर LP कर देते हैं। ठीक है, LP कर देते हैं, LP ये। ठीक है, कहा जा रहा है यहां पर कि इसके बीच की जो लंबवत दूरी है, इसे हम लोग पार्श्विक विस्थापन या फिर पार्श्व विस्थापन बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जो मैंने आपको यहां पर लिख करके बताया था, पार्श्व विस्थापन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां पर कहा गया यदि प्रकाश किरण दो माध्यम के अंतरापृष्ठ पर अभिलंबत आपतित हो तो क्या होगा। मतलब दो माध्यम है, मान लीजिए कि इधर मीडियम 1, इधर मीडियम 2, ठीक है, या फिर चलो हम लोग एयर और ग्लास ही लेते हैं, किसी भी दो माध्यम को आप उठा सकते हो। यहां चलो मैंने ले लिया, यहां पर वायु है और यहां पर कांच है। यहां पर प्रकाश किरण को तिरछा खींचा गया है। कहा जा रहा है कि अगर ऐसे प्रकाश किरण लंबवत आए तो मैंने आपसे कहा रिफ्रैक्शन होगा, लाइट की स्पीड में चेंज होगा, लाइट के वेवलेंथ में चेंज आएगा, लेकिन जो बेंडिंग है वो नहीं होगा, जो बेंडिंग है वो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। जो अपवर्तन है क्यों होता है? अपवर्तन होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी स्पीड में चेंज आता है, इसी कारण से अपवर्तन होता है। प्रयोग दर्शाते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन निश्चित नियमों के आधार पर होता है, जिसे परावर्तन के नियम हम लोग कहते हैं। अब देखो दो परावर्तन के नियम है, दो परावर्तन के नियम निम्नलिखित है। देखो गलत है, परावर्तन थोड़ी ना, अपवर्तन के नियम। ठीक है, अपवर्तन के नियम, यहां परावर्तन के स्थान पर अपवर्तन। अपवर्तन क्यों होता है? माध्यम बदलने से प्रकाश के चाल में परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए अपवर्तन होता है। अब देखो अपवर्तन के दो नियम होते हैं। आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, ये एक बाउंड्री बना दिया, यहां मान लीजिए कि माध्यम हम ले लेते हैं कुछ भी, चलो एयर ले लेते हैं, वायु ले लेते हैं, और इधर हम लोग क्या करते हैं कि जल ले ले, चलो जल ले लेते हैं। मान लीजिए कि इसका अपवर्तनांक N1 है और इसका अपवर्तनांक N2 है। चलो इसको हम हटाते हैं अभी।
एक प्रकाश किरण हम लोगों ने ऐसे भेजा, ये आपतित किरण है, ये आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर हम लोग एक अभिलंब खींच लेते हैं। आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींच लिया, ये हमारा आपतन कोण हो जाएगा। ठीक, वायु हमेशा विरल माध्यम होता है, जल सघन माध्यम हो जाएगा। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश किरण घुसती है तो वो अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाती है, तो अभिलंब की ओर झुक गई, नहीं तो ऐसे निकल जाती सीधा, ऐसे इस डायरेक्शन में अभिलंब की ओर झुक गई। अभिलंब की ओर झुकाना है इसको। ये अपवर्तित किरण है, ठीक है, और ये अपवर्तन कोण है। ये अपवर्तित किरण है, ठीक है, अपवर्तित किरण है। ये आपतित किरण है। अब देखो क्या कहा गया है, आपको क्या करना है कि ये जो आप लाइट भेज रहे हो ना, इसका वेवलेंथ चेंज नहीं होना चाहिए। जो लेमडा है और जो आप पेयर ले रहे हो, माध्यम आप जोड़े में लेंगे ना, चाहे आप वायु जल लेंगे, चाहे जल कांच लेंगे, चाहे वायु कांच लेंगे, इसको भी फिक्स करके रखना है। जो माध्यम का युग्म है, माध्यम का जो युग्म है, ये स्थिर होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। ये दोनों बदलने नहीं चाहिए। आपको लाइट का वेवलेंथ चेंज नहीं करना है और जो आपने पेयर ऑफ मीडिया लिया है वो भी चेंज नहीं करना है ना। वायु जल लिया है तो आपको यही लेकर रखना है, और मान लो कि आप ब्लू कलर का लाइट भेज रहे हो तो वही लाइट को आप रखना है, चेंज नहीं करना है आपको। उसके बाद देखो नियम जो है आपको लगाना है। पहला तो आपसे यह कहा गया है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यम को अलग करने वाले जो पृष्ठ है उस पर आपतन बिंदु, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये जो अभिलंब है सब एक ही तल में होगा। पहला नियम बहुत ही आसान है, ठीक है। ये जो मैंने आपसे कहा कि लेमडा फिक्स होना चाहिए और ये दोनों जो माध्यम है ये फिक्स होने चाहिए, ये इस वाले नियम के लिए नहीं है। इसको तो आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हो। परावर्तन के नियम में भी आपने क्या पढ़ा था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होने चाहिए। ठीक वैसे यहाँ पर है, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब एक ही तल में होने चाहिए। ठीक, ये तो आपको याद रहेगा। अब देखो कहा जा रहा है कि ये जो आपतन कोण है इसका साइन, आपतन कोण का साइन यानी कि साइन आई, और ये जो अपवर्तन कोण है इसका साइन का जो रेशियो होगा यानी कि जो अनुपात होगा वो कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा। ये इसे हम लोग बोलते हैं स्नेल का नियम। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं। यानी आपतन कोण का जो साइन होगा, अपवर्तन कोण का जो साइन होगा, उसका जो अनुपात होगा नहीं बदलेगा। लेकिन कंडीशन है ये कि आपको लाइट की जो वेवलेंथ है, तरंगदैर्घ्य है, वो नहीं बदलनी है ना। अगर आप मान लो 400 नैनोमीटर की लाइट आप भेज रहे हो तो वही लाइट आपको भेजनी है, ठीक। और ना ही आपको ये जो आपने माध्यम ले रखा है उसको चेंज करना है। अगर आप दोनों माध्यम को फिक्स कर देते हो, अगर आप लाइट के वेवलेंथ को फिक्स कर देते हो, उसके बाद आप चाहे आई को कुछ भी रखो, आई को कुछ भी रखो, उसके हिसाब से आर चेंज हो जाएगा। आई को आप बदलेंगे तो आर भी बदल जाएगा, लेकिन दोनों के साइन का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट ही आपको मिलेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मान लीजिए कि आप इसको चेंज करके आपने क्या कर दिया कि I1 कर दिया। जब आपने I1 करा तो ये R भी चेंज हो गया, मान लो कि R1 हो गया। तो यहां पर देखो साइन I1 बट्टे में साइन R1 का जो मान आएगा वो वही आएगा। चलो हम फिर क्या करते हैं, फिर चेंज कर देते हैं, फिर हम चेंज कर देते हैं, इसको हम I2 कर देते हैं तो इधर R2 हो जाएगा। तो यहां भी क्या होगा, साइन I2 बट्टे में साइन R2 का मान चेंज नहीं होगा। जब तक आप ये लेमडा फिक्स रखोगे, ये दोनों माध्यम को फिक्स रखोगे, जो साइन का रेशियो आएगा, आपतन कोण और अपवर्तन कोण के साइन का जो रेशियो आएगा वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होने वाला। चाहे आप आई कुछ भी चेंज कर लो, आई आर कुछ भी कर लो, आप चेंज नहीं होगा, ये रेशियो कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो यही चीज आपसे कहा गया है।
प्रकाश के किसी निश्चित रंग का मतलब निश्चित वेवलेंथ के लिए तथा निश्चित माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ये भी आपको फिक्स कर देना है। जो भी आप माध्यम दो चूज करेंगे वो निर्धारित कर देना है आपको, उसमें चेंज नहीं करना है। उसके बाद आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। जो आई है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। जो आई है वो 0 से 90 के बीच होना चाहिए, जो कि वही चीज होगा। तो साइन आई बट्टे में साइन आर, साइन आई बट्टे में साइन आर का मान चेंज नहीं होगा। आप आई का मान कुछ भी चेंज कर लो, उसके हिसाब से आर चेंज होगा, लेकिन साइन का रेशियो जो है वो नहीं बदलने वाला है। लेकिन कंडीशन ये है। अब देखो, ये जो स्थिरांक है इसको कहा जाता है, इस स्थिरांक को कहा जाता है, इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। देखो, हर माध्यम का ना अपना एक अपवर्तनांक होता है। मान लीजिए कि इसका अपवर्तनांक जो है इस किताब में n से डिनोट किया गया, तो मैं n से ही लिखता हूं। इसका अपवर्तनांक जो है Na है और इसका अपवर्तनांक Nw है। तो कहा जा रहा है कि ये जो स्थिरांक है ये किसके बराबर होगा? दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है, दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है उसके सापेक्ष दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये चीज आपसे कहा जा रहा है। दूसरा माध्यम जल है ना, एयर से वाटर में लाइट जो है, लाइट रे गई है, तो दूसरा माध्यम जल है। दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, समझ में आया आपको? अभी आगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपवर्तन के नियम आपको याद रहेंगे। पहला नियम बड़ा ही आसान है। दूसरा नियम जो है इसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, स्नेल का नियम भी कहते हैं। मैंने आपको समझा दिया कि क्या आपको फिक्स रखना है, कब ये नियम जो है काम करेगा। अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ते हैं। आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि जब प्रकाश किरण तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है तो यह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। तिरछी गमन करती है तब किन्हीं दिए हुए माध्यम के युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। यानी दो माध्यम जो हम लोग चूज करते हैं उसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश किरण जाएगी तो उसके डायरेक्शन में कितना बेंडिंग होगा, कितना चेंज आएगा, ये हम अपवर्तनांक के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसमें लाइट जब जाएगी तो ज्यादा बेंड करेगी। जो समीकरण 10.4 में दाएं पक्ष में प्रकट होने वाला स्थिरांक है, ये जो अपवर्तनांक है इसकी बात की जा रही है, इस स्थिरांक की बात की गई है। यहां पर देखो ये चित्र 10.11 है। दर्शाए अनुसार एक प्रकाश किरण पर विचार करें जो माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है। ठीक है, अभी वायु कांच आप भूल जाओ। माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है। ठीक, जहां पर ये दोनों माध्यम अलग होंगे वहां पर क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। मान लीजिए कि प्रकाश की चाल माध्यम 1 में v1 है, इस वाले माध्यम में प्रकाश की चाल जो है v1 है और इस वाले माध्यम में v2 है, माध्यम 2 में। अब देखो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, मान लीजिए कि इस वाले माध्यम का अपवर्तनांक n1 है और इस वाले माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो जो यहां पर कहा जा रहा है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक, लेकिन किसके सापेक्ष? जिसके सापेक्ष पूछा जाए उसको बट्टे के नीचे लिखना है। माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष बोला जाए उसको हम लोग बट्टे के नीचे लिखेंगे और इसी को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। भाई माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, जिसका अपवर्तनांक उसको पहले लिखेंगे, है ना। जिस माध्यम का अपवर्तनांक उसको हम पहले लिखेंगे, जिसके सापेक्ष उसको बाद में लिखेंगे। तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष मतलब n2 बट्टे में n1, माध्यम 2 का अपवर्तनांक बट्टे माध्यम 1 का अपवर्तनांक। ये बराबर देखो कैसे होगा।
माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बट्टे में माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, है ना। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात द्वारा व्यक्त करते हैं। आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो चलो एक बार और समझाता हूं मैं आपको। देखो, माध्यम 1 है, माध्यम 2 है। माध्यम 1 का अपवर्तनांक मान लीजिए कि हर माध्यम का अपना एक अपवर्तनांक होता है। माध्यम 1 का अपवर्तनांक मान लो कि n1 है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक n2 है, ठीक है। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 है, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2 है। माध्यम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष में, तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष में, इसका मतलब क्या होता है? माध्यम 2 का अपवर्तनांक बट्टे माध्यम 1 का अपवर्तनांक, जिसके सापेक्ष को बट्टा के नीचे। इसको हम स्पीड से रिलेट करेंगे, प्रकाश की चाल से रिलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे? माध्यम 1, यहां पर देखो माध्यम 2 का अपवर्तनांक बट्टे में माध्यम 1 का अपवर्तनांक, लाइट में स्पीड में ठीक उल्टा कर देंगे। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बट्टे में माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अपवर्तनांक है और जो प्रकाश की चाल है इसमें उल्टा संबंध होता है। तो अगर हमने यहां पर n2/n1 लिखा है, मतलब यहां पर लाइट के स्पीड के केस में v1/v2 हो जाएगा। तो यही चीज जो है आपसे कहा गया है कि हम इसे n2 से डिनोट करेंगे। माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष में, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ऐसे ही मान लीजिए कि हमें यह निकालना हो कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष में, माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष में, तो इसका मतलब क्या हुआ? माध्यम 1 का अपवर्तनांक बट्टे माध्यम 2 का अपवर्तनांक। लेकिन जब हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करेंगे तो ठीक उल्टा करेंगे, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। यही चीज आपको यहां पर समझाया गया है। तो हम क्या कर रहे हैं? दो माध्यम के अपवर्तनांक को तुलना कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? दो माध्यम के अपवर्तनांक को तुलना कर रहे हैं। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये कुछ नहीं है, निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या होता है कि हम जो अपवर्तनांक निकालेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक जो हम लोग निकालते हैं ना, यहां पर जो हम लोग निकालते हैं कि दो माध्यम में से हम एक माध्यम का जो अपवर्तनांक निकालते हैं दूसरे के सापेक्ष में, निरपेक्ष अपवर्तनांक में हम हमेशा जो है वायु जो माध्यम है उसके सापेक्ष अपवर्तनांक बताते हैं। यदि माध्यम एक निर्वात या वायु है, निर्वात भी ले सकते हो, वायु भी ले सकते हो, तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक अगर आप वायु के सापेक्ष निकाल लेते हो तो उसे आप निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है बोल सकते हो। निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, मान लो कि हम वाटर लेते हैं, हमें जल का क्या चाहिए? निरपेक्ष अपवर्तनांक चाहिए। हमें जल का अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक चाहिए, हमें जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जल का अपवर्तनांक चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में चाहिए? एयर के रिस्पेक्ट में चाहिए। निरपेक्ष अपवर्तनांक जब भी आपको निकालना होगा ना किसी माध्यम का, तो उस माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे? एयर के अपवर्तनांक से भाग लगाएंगे। तो हमें जल का अपवर्तनांक चाहिए एयर के रिस्पेक्ट में, तो हम ऊपर में जल का अपवर्तनांक लिखेंगे और नीचे में हम लोग किसका अपवर्तनांक लिखेंगे? एयर का लिखेंगे। एयर का अपवर्तनांक जो है 1 होता है ना। अभी हम लोग एग्जैक्ट मान देखेंगे 1.003 होता है, लेकिन हम लोग 1 जो है लेकर के चलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि निरपेक्ष अपवर्तनांक एयर का अपवर्तनांक 1 है, तो 1 से भाग लगाएंगे तो वही आ जाएगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि NWA बराबर जो है ये NW के बराबर है। मान लीजिए कि आपको कांच का जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक चाहिए, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक चाहिए, तो आप क्या करेंगे? कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक चाहिए, यानी कांच का अपवर्तनांक किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। और एयर का जो अपवर्तनांक है वो तो 1 के बराबर होता है, यानी कि ये सीधा बराबर हो जाएगा Ng। ठीक, तो जो भी अपवर्तनांक होगा वो निकल करके आ जाएगा। अभी आपने देखा स्पीड के टर्म में कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के रिस्पेक्ट में, तो हम लोगों ने क्या किया? माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो अगर हम यहां पर चाहते हैं लिखना ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम लोग क्या करेंगे? यहां पर ये NGA का मतलब क्या हुआ कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बट्टे में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम स्पीड की जब बात करेंगे हम लोग, तो हम क्या करेंगे?
स्पीड एयर में कितना है, तो एयर में जो लाइट की स्पीड होती है उसे हम लोग c से डिनोट करते हैं। बट्टे में ग्लास में लाइट की स्पीड जो है वो कितनी है, तो हम लोगों ने यहाँ पर ग्लास लिख दिया। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। किसी भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक आपको निकालना हो तो आप लाइट की स्पीड में, उस माध्यम में जो लाइट की स्पीड है उससे आप भाग लगा देंगे। तो कई तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। किसी भी माध्यम का जो आपको रिलेटिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए होता है, तो आप क्या करते हो कि वायु में जो प्रकाश की चाल है या फिर निर्वात में जो प्रकाश की चाल है उसमें भाग लगा देते हो। जिस भी माध्यम का अपवर्तनांक चाहिए उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है उससे। यह केवल n2 से निरूपित किया जाता है। यदि वायु में प्रकाश की चाल c है तथा माध्यम प्रकाश की चाल v है, तब माध्यम का अपवर्तनांक nm होगा। ठीक है, मान लीजिए कि कोई माध्यम है x, कोई माध्यम है x, हमें इस माध्यम x का अपवर्तनांक चाहिए। जब सीधा अपवर्तनांक बोला जाए तो आप समझेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक को जो है आप केवल अपवर्तनांक भी बोल सकते हो। देखो, केवल अपवर्तनांक भी बोल सकते हो। ठीक, तो हमें ये जो माध्यम x है इसका क्या चाहिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक या फिर अपवर्तनांक चाहिए। तो आपको क्या करना है, जो एयर में लाइट की स्पीड है जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, इसमें भाग लगा देना है। ये जो माध्यम x है इसमें जो लाइट की स्पीड है, अभी x कोई सा भी माध्यम हो सकता है। ये जो x है हो सकता है कि वाटर हो सकता है कि ग्लास हो, है ना, हो सकता है कि कोई तेल हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी माध्यम हो सकता है। किसी भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक या फिर केवल अपवर्तनांक चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो लाइट की स्पीड है एयर में या फिर वैक्यूम में उसमें भाग लगा देंगे उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है। लेकिन आपको यह याद होना चाहिए कि ये जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है एक्चुअल में एयर के रेस्पेक्ट में मीडियम का अपवर्तनांक है। एयर के रेस्पेक्ट में ये जो वास्तव में अपवर्तनांक है वो क्या है, वो है माध्यम का अपवर्तनांक बट्टे में एयर का जो अपवर्तनांक है। ठीक है, हम लोग इसको क्यों हटा देते हैं नीचे से, क्योंकि इसका मान 1 के बराबर होता है। क्योंकि इसका मान 1 के बराबर होता है, नहीं तो nx बट्टे में na आता। मान लो कि इसका मान जो है 1 से कुछ ऐसा वैल्यू होता है जिसे हम इग्नोर तो करना ही नहीं, 1 से भाग लगाएंगे तो वही आएगा। जैसे मान लो कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.3 होता, तो हम नीचे में यहाँ पर जो है nx बट्टे में na लिखते हैं और 1.3 लिखते हैं। समझ में आया? ये तो 1 होता है तो हम लोगों ने यहाँ से हटा दिया हुआ है, और nx बट्टे में na के स्थान पर केवल nx लिखते हैं। x क्या है, माध्यम है। आगे बढ़ते हैं। माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक कहलाता है। अनेक माध्यमों के अपवर्तनांक दिए गए हैं टेबल 10.3 में। सारणी से आपको ज्ञात होगा कि जल का अपवर्तनांक जो है इतना है। अब देखो, जल का अपवर्तनांक जो है वो आपको दिया गया है 1.33। ये कैसे निकल करके आया होगा? अभी आप लोगों ने फॉर्मूला देखा कि किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो चाहिए तो क्या करना होगा, जो लाइट की स्पीड है एयर में या फिर वैक्यूम में उसमें भाग लगा देंगे। जिस भी माध्यम का अपवर्तनांक चाहिए उस माध्यम में जो लाइट की स्पीड है उससे। तो यहां पर हम लोग जब भाग लगाएंगे प्रकाश की चाल से, किसमें, जल में, तो हमें ये 1.33 वैल्यू मिल जाएगा। अगर आपको मान लो चाहिए कि ये भाई चाल कितनी है, तो कुछ नहीं करना है, 1.33 को यहां पर पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आ जाएगा। इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश का वेग जो है तथा जल में प्रकाश, वायु में प्रकाश का वेग तथा जल में प्रकाश, छूट गया क्या कुछ फिर से, खैर कोई बात नहीं। देखो, माध्यम, ये जो जल है इसका अपवर्तनांक जो है 1.33 है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो स्पीड है ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम स्पीड है। इससे ज्यादा स्पीड लाइट की नहीं हो सकती है किसी भी माध्यम में। अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक हमें यह बताता है कि लाइट की स्पीड कितनी कम है उस माध्यम में, जैसे जल का अपवर्तनांक 1.33 है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि एयर में जो लाइट की स्पीड है इतनी, इससे 1.33 टाइम्स कम है लाइट की स्पीड जल में। यहां पर देखो, ये वायु का अपवर्तनांक है, डायरेक्ट मान आपसे पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है। अच्छा, बर्फ का अपवर्तनांक देखो, बर्फ का जो अपवर्तनांक है
ये आपको दे रखा है 1.31। इसका मतलब क्या हुआ, जो लाइट की स्पीड है वो मैक्सिमम कितनी है 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एयर में भी और वैक्यूम में भी। एयर में भी यही लेकर चलते हैं, ठीक है, और वैक्यूम में भी यही लेकर के चलते हैं, ठीक है, वैक्यूम में भी यही लेकर के चलते हैं। बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट की ये जो स्पीड है इससे 1.31 टाइम्स कम स्पीड है, इससे इतना गुना कम स्पीड है बर्फ में प्रकाश की चाल। जैसे जल है, यहां ले लेते हैं, ये किरोसिन ले लेते हैं। किरोसिन का जो अपवर्तनांक है ये 1.44 है। इसका मतलब ये हुआ कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है उससे इतना गुना कम प्रकाश की चाल जो है किरोसिन में है। यह मैक्सिमम स्पीड है, इससे अधिक स्पीड लाइट की नहीं हो सकती है। किसी भी माध्यम में आप चले जाएंगे लाइट की स्पीड इससे कम ही होने वाली है। जितना गुना कम हो जाए वही उस माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा। तो कई सारी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है। ये सारा जो अपवर्तनांक है निरपेक्ष अपवर्तनांक है, यानी किसके रिस्पेक्ट में अपवर्तनांक ये सब निकाला गया है, ये सब निकाला गया है एयर के रिस्पेक्ट में अपवर्तनांक, ठीक है, क्योंकि एयर का मान 1 होता है, इसीलिए हम लोग सीधा निरपेक्ष अपवर्तनांक को अपवर्तनांक भी बोल देते हैं। उसके बाद ये सारा अपवर्तनांक निकाला कैसे गया होगा, एक दूसरा तरीका क्या है, लाइट के स्पीड के टर्म में। जैसे बेंजीन का 1.5 है, अब बेंजीन का जो अपवर्तनांक है उसे निकालने का एक तरीका क्या हो सकता है, बेंजीन का जो अपवर्तनांक है, जो लाइट की स्पीड है निर्वात में या फिर वायु में जो कि इतनी होती है, इसमें भाग लगा दो बेंजीन में जो लाइट की स्पीड है, तो इससे जो है ये मान निकल करके आ जाएगा 1.5। जो अपवर्तनांक है कोई विमा नहीं है, कोई इकाई नहीं है, क्योंकि ये रेशियो है। ऊपर भी मीटर पर सेकेंड में वैल्यू आप पुट करेंगे, नीचे में भी मीटर पर सेकेंड में वैल्यू पुट करेंगे, ये कट जाएगा, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है ये जो अपवर्तनांक है। तो वायु है, बर्फ है, जल है, ये आपको याद रखना है, बेंजीन है, डायमंड का जो है एग्जाम में बहुत पूछा जाता है 2.42 इसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो सीधा अपवर्तनांक दिया हुआ है, मतलब कि उस माध्यम का अपवर्तनांक जो है एयर के रिस्पेक्ट में है। समझ में आया आपको। लेकिन मान लीजिए आपसे सवाल कुछ ऐसे पूछा जाता है कि आप जल का अपवर्तनांक बताओ, बर्फ के सापेक्ष बताओ। जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, बर्फ के सापेक्ष। आपको जल का अपवर्तनांक बताना है किसके सापेक्ष, बर्फ के सापेक्ष। तो अभी आपने देखा, मान लो माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के रिस्पेक्ट में, तो आप माध्यम 2 का अपवर्तनांक लिखते थे और बटा माध्यम 1 का। ऐसे ही बर्फ का अपवर्तनांक जो है आपको बताना है आइस के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करेंगे, ऊपर में बर्फ का अपवर्तनांक लिखेंगे और नीचे में आइस का लिखेंगे। जिसके सापेक्ष पूछा जाए उसको बट्टे के नीचे डालते हैं। और स्पीड के टर्म में कैसे लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे स्पीड बर्फ में लाइट की और नीचे में लिखेंगे स्पीड वाटर में, जल में लाइट के, ठीक है, स्पीड में ठीक उलट देंगे। तो हर तरीके से जो है मैंने आपको समझा दिया है। आगे देखो 10.3 से नोट कीजिए कि यह आवश्यक नहीं कि प्रकाशिक सघन माध्यम का द्रव्यमान घनत्व भी अधिक हो। अच्छा, प्रकाशिक विरल, इसको आप द्रव्यमान घनत्व से कंपेयर मत करना। जैसे प्रकाशिक सघन माध्यम, द्रव्यमान घनत्व, प्रकाशिक सघन और द्रव्यमान घनत्व ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी ये दोनों अलग अलग चीज है। एक तो होता है ऑप्टिकल डेंसिटी, प्रकाशिक घनत्व है ना, प्रकाशिक घनत्व होना चाहिए था यहां पर, प्रकाशिक घनत्व, ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों सेम नहीं है। जैसे देखो किरोसिन, मिट्टी तेल जो है पानी के ऊपर तैरता है। मिट्टी तेल और पानी को आप मिलाओगे तो मिट्टी तेल जो है ऊपर की ओर आ जाएगा, पानी नीचे की ओर आ जाएगा। मतलब अगर मास डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो हमें मालूम है कि जो जल का घनत्व है वो ज्यादा होता है किससे, किरोसिन के घनत्व से, ठीक। लेकिन हम ऑप्टिकल डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं, तो हम अपवर्तनांक देखेंगे, ठीक। तो यहां पर देखो जल का जो अपवर्तनांक है वो 1.33 है, जबकि किरोसिन का अपवर्तनांक जो है 1.44 है। यानी अगर ऑप्टिकल डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो जल का कम है किरोसिन से, है ना।
मैं बार बार म्यू लिख देता हूं क्योंकि इस किताब में एन से डिनोट किया गया है, तो इसलिए मैं एन लिखना चाहता हूं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये मास डेंसिटी है वाटर एंड केरोसिन का, और ये ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब सीधा आपको अपवर्तनांक देखना है। जल की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है, जल की अपेक्षा केरोसिन जिसका अपवर्तनांक जल से अधिक है, लेकिन इसका द्रव्यमान घनत्व जो है जल से कम है, जो मैंने आपको यहां पर समझाया है। किसी माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को इसके प्रकाशिक घनत्व के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। देखो, जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व जितना ज्यादा, उस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन उतना ही ज्यादा होगा। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व ऑप्टिकल डेंसिटी जितना ज्यादा, उसका अपवर्तनांक उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये बेंजीन है और ये हीरा है, हीरे और बेंजीन में कौन सा माध्यम ज्यादा, किसका प्रकाशिक घनत्व ज्यादा है, तो आप सीधा अपवर्तनांक देख लेंगे। हीरा का जो प्रकाशिक घनत्व है वो ज्यादा है, हीरा का जो प्रकाशिक घनत्व है वो ज्यादा है। प्रकाशिक घनत्व का एक निश्चित संपृक्तार्थ यानी कि कोनोटेशन होता है, मतलब प्रकाशिक घनत्व का अपना एक खास मीनिंग होता है। यह द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं है, मैंने आपको समझाया अभी। इस अध्याय में हम विरल माध्यम तथा सघन माध्यम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। विरल माध्यम और सघन माध्यम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वास्तव में इनका अर्थ क्रमशः प्रकाशिक विरल माध्यम है और प्रकाशिक सघन माध्यम है। हम कब कह सकते हैं कि कोई माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है? देखो, दो माध्यम की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है। देखो, प्रकाशिक सघन या फिर बोल दो सघन माध्यम विरल माध्यम क्या तुलनात्मक शब्द है, तुलनात्मक शब्द है। जैसे हम क्या करते हैं, यहां पर एयर लेते हैं, तो एयर का जो अपवर्तनांक है ये 1.003 है। वाटर का ले लेते हैं 1.33 है, और एक हम लोग लेते हैं किसका, बर्फ का ले लेते हैं। ठीक है, बर्फ का ले लेते हैं 1.31 है। अब बताओ मुझे इस दोनों में कौन विरल माध्यम कौन सघन माध्यम? जब भी हम विरल सघन बोलेंगे तो हम तुलना करते हुए बोलेंगे। जिसका अपवर्तनांक कम हो जाएगा वो विरल हो जाएगा, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा हो जाएगा वो सघन हो जाएगा। अब आ जाओ इस दोनों में, बताओ इस दोनों में देखो आप, तो जो जल है वो सघन है, जो जल है वो सघन है, और जो ये एयर है वो विरल है। ठीक, अच्छा इस दोनों में बताओ अब, तो फिर ये जो आइस है, माफ करना आइस है, एयर नहीं है, ये आपका हो जाएगा सघन और ये हो जाएगा विरल। भाई दो माध्यम में जिसका अपवर्तनांक ज्यादा वो सघन है, जिसका कम है वो विरल है। सीधी बस इतनी सी बात है। अगर मान लीजिए दो माध्यम में से एक माध्यम एयर हो जाए तो हमेशा एयर विरल माध्यम, एयर जो है हमेशा विरल माध्यम होगा। हमेशा किसी भी माध्यम के साथ आ जाए जो वायु है वो विरल माध्यम ही होने वाला है, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। जिसका अपवर्तनांक सबसे कम वो विरल माध्यम, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा वो सघन माध्यम। तो वायु को आप किसी भी दूसरे माध्यम के साथ लेकर के आएंगे, वायु का अपवर्तनांक आपको उससे कम मिलेगा। यानी वायु को छोड़ दो या फिर किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो 1 से ज्यादा होता है। अगर आप एयर का भी देखेंगे तो 1 से ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है। निर्वात का हम लोग 1 मानकर चलते हैं, एयर का इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसीलिए निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है उससे थोड़ी सी कम प्रकाश की चाल जो है वो एयर में होती है। देखो, दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम होगा। दो माध्यम में जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो विरल माध्यम, जिसका ज्यादा होगा सघन माध्यम। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। आप सीधा याद रखो कि जो अपवर्तनांक है और जो प्रकाश की चाल है उसमें इसमें उल्टा रिलेशन है। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसमें प्रकाश की चाल कम। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल जो है कम हो जाती है, विरल माध्यम में अधिक हो जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास ये देखो क्राउन कांच है, ठीक है, ये क्राउन कांच है 1.52, और यहां पर आ जाओ फ्लिंट कांच है, फ्लिंट कांच है 1.65। किसमें प्रकाश की चाल अधिक है, किसमें कम है? तो जिसका अपवर्तनांक कम उसमें प्रकाश की चाल अधिक है ना। क्राउन कांच और फ्लिंट कांच में विरल माध्यम क्राउन कांच है, इसमें प्रकाश की चाल ज्यादा, और फ्लिंट कांच सघन माध्यम है, इसमें प्रकाश की चाल कम।
अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश किरण धीमी हो जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश किरण धीमी हो जाती है। जैसे मान लो कि एयर से लाइट रे जब वाटर में आती है, एयर से किसी भी मीडियम में लाइट रे अगर जाती है तो वो स्लो हो जाएगी और अविलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश किरण विरल से सघन में आए, विरल से सघन में आए तब वो अविलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल में जाए तो लाइट की स्पीड बढ़ जाती है ना, चाल बढ़ जाती है और अविलंब से दूर हट जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक, अगर इधर मान लो कि विरल माध्यम है और इधर जो है सघन माध्यम है, ये प्रकाश किरण ऐसे आती है, ये अविलंब होता है, अविलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी। मान लो हम लाइट रे को ऐसे भेजते हैं, ऐसे भेजते हैं, सघन से विरल भेजते हैं, सघन से विरल भेजते हैं, थोड़ा सा हम लोग तिरछा बना लेते हैं, या फिर इसी को आप ट्रेस कर, चलो अलग ही बना लेते हैं। हम ऐसे भेजते हैं लाइट रे को, ये आपतन बिंदु है, इस पर हम लोग अविलंब खींचेंगे, क्योंकि सघन से विरल में लाइट अगर आप लाइट रे जाती है तो ऐसे अविलंब से दूर हट जाएगी, ये अविलंब है, अविलंब से दूर हट जाएगी। तो विरल से सघन में जाए तो अविलंब की ओर झुक जाती है, लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। सघन से विरल में जाए तो अविलंब से दूर हट जाती है, लाइट की स्पीड बढ़ जाती है ना। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये रिलेशन। अपवर्तनांक बढ़ने से जो प्रकाश की चाल है वो घट जाएगी। अब आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं किताब में, मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दिया था, माइक वगैरह भी मैंने हटा लिया था, फिर मैंने देखा कि जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा अपवर्तनांक वाला, उसके बाद ये कुछ प्रश्न हैं। इस प्रश्न को जो है इस वीडियो में अगर हम लोग कवर कर लेते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है, वरना मैं अगले वीडियो में भी कवर करा सकता था। लेकिन अगले वीडियो में हम लोग फ्रेश टॉपिक पढ़ेंगे, लेंस को, ठीक है। और इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी वीडियो में कर लेते हैं, क्योंकि अपवर्तनांक से संबंधित ही ये प्रश्न है। देखो, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी अथवा अविलंब से दूर हटेगी? हमारे पास कौन कौन से माध्यम दिए हुए हैं ये देखो, आपके पास वायु है और आपके पास है जल, आपके पास वायु है और जल है। प्रकाश किरण जो है वायु से जल में जा रही है, ठीक है, वायु से जल में जा रही है। हमें मालूम है कि जो वायु का अपवर्तनांक होता है वो 1.003 होता है, और हमें यह भी मालूम है जो जल का अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, यहाँ देख लो 1.33 होता है, 1.33 होता है। अब मुझे बताओ कौन सघन माध्यम, कौन विरल माध्यम? मैंने आपसे कहा वायु के साथ दूसरा जो भी माध्यम आ जाए वो सघन माध्यम हो जाएगा। तो ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम है। हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर प्रकाश किरण जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। यहां देख लो, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरण अगर जाती है, विरल से सघन में अगर जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। तो यहां भी सेम चीजें जो है होने वाली है। ऐसे मान लो प्रकाश किरण आपतित होती है, ये अविलंब हो जाएगा आपतन बिंदु पर और प्रकाश किरण ऐसे झुक जाएगी। इधर एयर है और इधर वाटर है, ठीक है। अच्छा, मान लो कि इधर वाटर है और इधर एयर है, ठीक, उल्टा कर दिया मैंने। अब प्रकाश किरण जो है ऐसे आपतित हो रही है। अब बताओ क्या होगा, ये आपतन बिंदु पर अविलंब मैंने खींच दिया। अब बताओ प्रकाश किरण किधर को जाने वाली है? अब देखो, ये सघन माध्यम है, ये डेंसर मीडियम है और ये रेरर मीडियम है, विरल माध्यम है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रकाश किरण जाएगी तो ऐसे अविलंब से दूर भागेगी। समझ में आया आपको? तो वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी? बिल्कुल झुकेगी। या अविलंब से दूर हटेगी? नहीं। ठीक है, बताइए क्यों? क्योंकि जब प्रकाश किरण वायु से जल में आएगी तो जो चाल है उसकी घट जाएगी, जो चाल है उसकी घट जाएगी, ठीक है। जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। समझ में आया आपको? एयर में स्पीड कितनी? एयर में स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये मैक्सिमम स्पीड है लाइट की, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड है लाइट की। इससे कम स्पीड जो है किसी भी माध्यम में प्रकाश की स्पीड जो है लाइट की स्पीड होती है, इससे अधिक तो संभव ही नहीं है। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश
वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल आपको दी गई है। पूछा है कांच में प्रकाश की चाल कितनी है और आपको अपवर्तनांक दिया गया है कांच की। कांच का जो अपवर्तनांक है, कांच का जो अपवर्तनांक है वो आपको दिया गया। देखो अपवर्तनांक को हम लोग n से भी डिनोट करते हैं और म्यू से भी डिनोट करते हैं। तो कांच का जो अपवर्तनांक है वो आपको दिया गया है 1.5। और मैंने आपसे कहा कि ये अपवर्तनांक कैसे निकाल सकते हैं आप। अपवर्तनांक निकालने का तरीका होता है जिस भी माध्यम का आप अपवर्तनांक निकालना चाहते हो, ठीक है। मैंने x दे करके आपको समझाया था। तो यहाँ पर ग्लास है, ग्लास का जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कैसे निकला होगा? वायु में जो प्रकाश की चाल है या फिर निर्वात में जो प्रकाश की चाल है उस चाल को लिखा गया होगा ऊपर में और उसमें भाग लगाया गया होगा। जो ये कांच है इसमें जो प्रकाश की चाल है, कांच में जो प्रकाश की चाल है इससे भाग लगाया गया होगा, तभी जाकर के ये 1.55 निकला होगा। लेकिन हमें सवाल में क्या है ना कि ये पता है एनजी जो है हमें पता है, हमें ये चाहिए। तो सारे मान को क्या करना है यहाँ पर पुट कर दो आप। 1.5 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई ग्लास में प्रकाश की चाल। यहाँ से प्रकाश की चाल हम लोग ग्लास में निकालेंगे तो ये 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5 आ जाएगा। समझ में आया आपको? तो 1.5 से ये 3 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखो यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, इससे अधिक प्रकाश की चाल किसी भी माध्यम में नहीं हो सकती है। जब कांच में ये प्रकाश जो आएगा तो इसकी चाल इतनी हो जाएगी। अब कहा जा रहा है टेबल 10.3 से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए। अधिकतम प्रकाशिक घनत्व, मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? आपको ढूंढना है वो माध्यम जिसका अपवर्तनांक मैक्सिमम है। उसके बाद आपको न्यूनतम घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए, यानी कि जो मिनिमम है, मिनिमम अपवर्तनांक वाला घनत्व है उसको भी आपको ढूंढना है टेबल 10.3 से। टेबल 10.3 से इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, ये साफ नहीं होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हाइलाइटर उठाते हैं। देखो न्यूनतम की बात की गई तो एयर है, एयर की जो ऑप्टिकल डेंसिटी वो सबसे कम है। एयर के बाद अगर हम इस टेबल में देखें तो ये बर्फ है, और सबसे ज़्यादा पूछा गया है तो ये डायमंड का है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसका है? मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि मैक्सिमम प्रकाशिक घनत्व डायमंड का है। अगला सवाल क्या है? चौथा सवाल, आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं, इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? टेबल 10.3 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग कीजिए। तो देखो अपवर्तनांक और लाइट की जो स्पीड है इसमें उल्टा रिलेशन होता है। सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड किस माध्यम में होने वाली है? जिस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। लेकिन आपको जो है 3 माध्यम दिया गया है, केरोसिन है, तारपीन का तेल है और जल है। इन तीनों में आपको कंपेयर करते बताना है। ये केरोसिन है, ये तारपीन का तेल है और ये जल है। तारपीन का तेल जो है इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है, इससे कम केरोसिन का है और सबसे कम जल का है। तो हम बोल सकते हैं कि जो जल है, ये जो स्पीड है ये मैक्सिमम है वाटर में, क्योंकि इसका जो अपवर्तनांक है वो सबसे कम है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इसका मतलब ये हुआ कि जब लाइट जिसकी स्पीड निर्वात में ये है या फिर एयर में ये है, जब ये लाइट प्रवेश करेगी किसमें, जाएगी किसमें, हीरे में, तो उसकी स्पीड जो है इतने टाइम्स कम हो जाएगी, इतने टाइम्स कम हो जाएगी। यानी जो लाइट की स्पीड है जो कि निर्वात में इतनी है वो अब हो जाएगी 2.42। इतने लाइट की स्पीड बट्टे में 2.42, यानी इतने टाइम्स कम हो जाएगी जो भी लाइट की स्पीड है। यानी ये जो लाइट की स्पीड है ये इतने टाइम से कम हो जाएगी, 2.42 टाइम से कम हो जाएगी जब वो लाइट जो है डायमंड के अंदर जाएगी। तो ये सारे प्रश्न जो है हमारे
बनते हैं इस प्रकार से। तो इसी के साथ ये जो हमारा पार्ट 2 है ये यहाँ पर समाप्त होता है। पार्ट 3 में हम लोग पूरे लेंस को कवर करेंगे और पार्ट 4 में हम लोग सारे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं न्यूमेरिकल जो भी है एक्सरसाइज के अंदर उन सारे को कवर करेंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।